हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये आपका कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 23-24 सेशन का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है ये। जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम। इसके अलावा जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है साइंस का वो इसे चेक कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर चेक कर लेते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। तो अर्दन पॉट्स में यानी मटके में रखते हैं हम पानी समर में, तो पानी ठंडा हो जाता है। इसका फिनोमिना कौन सा है? तो डी ऑप्शन है इसका आंसर, एवोपरेशन, क्योंकि एवोपरेशन क्या लाता है? कूलिंग इफेक्ट लाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एवोपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा विजिट करती है एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में, ठीक है, सीएनजी में, और फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड, कि वो देख रही है कि गैस लिक्विफाइड हो रही है, मतलब गैस से लिक्विड में आ रही है। तो कंडीशन क्या है टेम्परेचर और प्रेशर की? अगर गैस को लिक्विफाइड करना हो यानी गैस को लिक्विड में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो कंडीशंस के करेक्ट सेट को पूछा गया था। तो देखो, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में बताना क्या ज़्यादा होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए। तो जब भी किसी गैस को लिक्विफाई करना होता है तो प्रेशर तो हाई चाहिए होता है पर टेम्परेचर लो चाहिए होता है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन है। अब देखो, आपको पता है कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं ना, तो जिससे उनके बीच में स्पेस होता है। तो जब आप हाई प्रेशर दोगे तो पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो अगर पार्टिकल क्लोज आ गए तो वो गैस से किस में आ जाएंगे? लिक्विड में आ जाएंगे ना, क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर होते हैं और वो पास आ गए तो लिक्विड बन जाएंगे। क्लियर। तो अगर आप प्रेशर लगा रहे हो तो हीट बनेगी तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो इसलिए दो कंडीशन याद रखो, किसी भी गैस को हम लिक्विफाई करते हैं यानी लिक्विड मिलाते हैं तो हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सोल्यूशन दिखाते हैं, है ना, ये मैंने आपको कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में बताया था। तो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो अब इनमें से कौन कौन से कोलाइडल सोल्यूशन है? जैसे फॉग तो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, स्मोक भी होता है, मिल्क भी कोलाइडल सोल्यूशन होता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या दिखाते हैं? टिंडल इफेक्ट, यानी कि लाइट ऑफ का जो पाथ होता है वो विजिबल कर देते हैं, है ना, यही तो था टिंडल इफेक्ट। तो ये मैंने आपको समझाया भी था एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशंस क्या होते हैं? तो फॉग, मिल्क और स्मोक ये कोलाइडल सोल्यूशन है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जबकि आपको पूछे नॉट शो, जो नहीं करेगा, तो सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है वो एक ट्रू सोल्यूशन होता है, इसलिए वो क्या नहीं करेगा? वो कोलाइडल थोड़ी ना है सॉल्ट सोल्यूशन, तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, सॉल्ट सोल्यूशन नहीं करेगा। बाकी स्मोक, मिल्क, फॉग ये सब कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में ये पॉइंट याद रखना, कोलाइडल सोल्यूशन शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। तो बच्चे बाकी सब तो कोलाइडल सोल्यूशन है, बस सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है। तो नहीं है तो इसलिए तो वो नहीं शो करेगा ना टिंडल इफेक्ट। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फोरस के कितने एटम है? जैसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O2 होता है ना, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट कितने एटम होते हैं? 2। ऐसे ही सल्फर का एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 8। तो एक मॉलिक्यूल सल्फर का S8 से बनता है, तो 8 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं। सेम ऐसे ही फॉस्फोरस में P4 होता है, तो उसका एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना था, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह सिखा रखा था। पोटेशियम का सिंबल K होता है, सल्फेट का SO4 होता है। फिर मैंने कहा था K की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है और SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो ये वैलेंसी आपको याद भी करवाई थी। क्रॉस करना है वैलेंसीज को, तो K पे 2 आ जाएगा और SO4 पे कितना आ जाएगा? 1। 1 को चाहे आप ब्रैकेट लगा के लिख दो, नहीं तो 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ 2 होता तो आप इस पूरे को ब्रैकेट में लगा के 2 लिख देते बाहर। अभी तो 1 है तो ये एज इट इज़ पूरा आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला बनाना हो तो पहले इसके सिंबल लिखो, फिर इनकी वैलेंसी लिखो, वैलेंसी को क्रॉस कर दो, ये इसके पास 2 आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखना है, और फिर इसके पास 1 आएगा। ठीक है, तो इस पूरे के पास 1 लिखने की यहाँ खास ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इसका फॉर्मूला है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन Na एंड Mg, Na और Mg में कितने प्रोटॉन्स हैं? तो देखो Na जो है सोडियम, सोडियम के अंदर देखो देखो कोई भी एलिमेंट है, मैंने आपको बता रखा था, अगर एक्स कोई एलिमेंट है तो उसके जो नीचे वाला नंबर अगर दिया है, एक्स एलिमेंट ये एलिमेंट का प्रेजेंटेशन होता है, तो उसका जो नीचे दिया होता है वो जेड होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर दिया होता है वो मास नंबर होता है। तो आपको Na का एटॉमिक नंबर दिया है और Mg का भी एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो यानी इसके प्रोटॉन 11 है और इसके प्रोटॉन 12 है, तो इसके प्रोटॉन 11 और इसके 12, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन लिखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एटम विथ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव ए वैलेंसी ऑफ। तो एटम में मैंने आपको बताया था जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखना। एटम है ना, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकता है। तो प्रोटॉन आपको 3 दिए, न्यूट्रॉन 4 दिए। तो प्रोटॉन 3 दिए, न्यूट्रॉन 4 दिए, तो प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और क्योंकि एटम है तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमेशा जेड होता है, ये तो ऑलवेज है, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कब, जब वो एटम होता है। आयन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कब बराबर है, जब वो एटम है। तो कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम करते हैं ना, क्योंकि वैलेंसी तो हम कॉन्फ़िगरेशन करके ही पता लगाएंगे, है ना, तो हम प्रोटॉन के बेसिस पे नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करते हैं। तो आपको पता है एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा जितना प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर तो हमेशा प्रोटॉन होता है, ये तो ऑलवेज है, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऑलवेज इक्वल नहीं होता, जब एटम होगा तभी इक्वल होगा। आयन होगा तो फिर या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन कम होगा प्रोटॉन से। तो आयन में प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा जब आयन बन जाएगा। ये मैंने डिटेल में बताया, इसे प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसके 3 ही होंगे, और कॉन्फ़िगरेशन हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करेंगे। तो पहले शेल में 2, के शेल में 2 आएगा और एल शेल में 1 आ जाएगा। अब एल शेल में मैंने बताया था जब 1 2 3 4 होता है लास्ट वाले शेल में, तो वैलेंसी 1 ही होती है। अगर 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, और 4 है तो 4 होगी। बट मैंने कहा था अगर लास्ट शेल में 5 6 7 8 है तो फिर वैलेंसी 5 6 7 8 नहीं होती, वैलेंसी 8 में से माइनस करते हैं 5 को, 3 आती है, 8 में से 6 को माइनस करते हैं 2 आती है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया सिर्फ जस्ट प्रीवियस वाली वीडियोज़ में, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, पहले तो एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप पहले कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद इसके वैलेंसी देखने के लिए लास्ट का इलेक्ट्रॉन देखो। अगर लास्ट में 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही होगी, बट 5 6 7 8 है लास्ट में, तो फिर वैलेंसी 3 2 1 0 होगी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी, ऑप्शन बी। किस किस बच्चे ने ये लिखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से अभी हमारे 7 क्वेश्चन हो गए, हिंदी में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनको। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी किसके कारण ठंडा हो जाता है, इसका आंसर है वाष्पीकरण, डी ऑप्शन। सीमा ने प्राकृतिक गैस कंप्रेसिंग इकाई का दौरा किया, तो परिस्थितियाँ पूछी गई है कि गैस को मतलब गैस से तरल लाना है, तरल मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसे क्या करना चाहिए, तापमान और दबाव का, तो उसको दबाव तो उच्च रखना पड़ेगा और तापमान निम्न, तो सी ऑप्शन है इसका आंसर। तो अगर गैस को तरल अवस्था में लाना है तो तापमान तो कम होना चाहिए और दाब ज़्यादा होना चाहिए, यानी प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा पदार्थ टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो टिंडल इफेक्ट आपके जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो नहीं करते, मतलब वो करते हैं टिंडल इफेक्ट शो। तो यहाँ पे जो कोलाइडल नहीं होगा वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। तो नमक का विलयन जो है वो कोलाइडल नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं करेगा, टिंडल प्रभाव नहीं शो करेगा। तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। जो लगा है वो सही नहीं है सारी, ये मैं जो आंसर बता रही हूँ वो है आंसर, नमक का विलयन। फॉस्फोरस के एक अणु में फॉस्फोरस के कितने परमाणु होते हैं, तो फॉस्फोरस का मैंने सिंबल बताया P4, तो 4 होते हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने सही लगे हुए हैं वो सारे ठीक नहीं है, ये याद रखना, डी है इसका आंसर। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया था, पोटेशियम सल्फेट वैलेंसी क्रॉस, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर, तो सी ऑप्शन ठीक है। Na और Mg में प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है और एटॉमिक नंबर नीचे दिया होता है, तो 11 और 12,
सी ऑप्शन है इसका आंसर। 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन की परमाणु की संयोजकता। तो 3 प्रोटॉन का मतलब अगर परमाणु है तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होगा। तो कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन पे कर दो 2 और 1, तो 1 इसकी वैलेंसी आ जाएगी, संयोजकता 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 1 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच सेल ऑर्गेनेल हैज़ इट्स ओन डीएनए। किस सेल ऑर्गेनेल का अपना खुद का डीएनए होता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक और मैंने बताया था जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ प्लास्टिड्स याद रखना, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है यहाँ पे ऑप्शन में, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद के राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट को हम प्लास्टिड कहते हैं। तो अगर प्लास्टिड भी होता ऑप्शन में तो वो भी आंसर ठीक था, बट माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन हार्ट। हार्ट में कौन से मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा था, कार्डियक मसल। ठीक है, कौन से हार्ट में कौन से मिलते हैं, बी ऑप्शन कार्डियक मसल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, 9 का कार्डियक मसल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास अपनी मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ स्पीड के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी होती है, एवरेज स्पीड भी स्केलर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे और यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो उसको क्या कहते हैं? देखो, यूनिफॉर्म स्पीड भी और सर्कुलर पाथ भी है। तो अगर सर्कुलर पाथ नहीं होता, सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड होती, तब तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं उसको, बट यहाँ सर्कुलर पाथ भी लिखा है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर लिखा है, कल मिस्टेक से स्पेलिंग गलत है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म भी है और सर्कुलर भी है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका आंसर है, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ टग ऑफ वॉर, एक जो खेल होता है ना टग ऑफ वॉर, जिसमें एक रस्सी को दो तरफ से खींचा जाता है, तो अगर दोनों टीम रोप पे अप्लाई कर रही है फोर्स और रोप लेकिन मूव नहीं कर पा रही है, तो ऐसा क्यों होगा? तो देखो, इसका मतलब यानी कि जितना एक तरफ से फोर्स लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो क्या नहीं हो रही, रोप हिल नहीं रही ना, स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे टाइप के जब दो साइड से फोर्स लगे, एक दूसरे के अपोजिट लगे और स्टेट चेंज ना हो, तो उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो ऐसा किस कारण से हो रहा है? बैलेंस फोर्स के कारण, ड्यू टू बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब, अगर मान लो ये सेंटर है, इधर से कुछ फोर्स लग रहा है और जितना फोर्स इधर से लग रहा है सेम उतना ही फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो F1 F2 के अगर बराबर है, लेकिन F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी F1 F2 के बराबर होता है बट नेगेटिव है, तो ये इस अगर ये +2 है, इस साइड +2 का फोर्स है और इस साइड -2 का फोर्स है इस साइड, तो इनको जब मैं जोड़ूंगी तो इसका नेट कितना आ जाएगा? 0। तो यानी कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं इनका नेट फोर्स कितना आता है? 0। यानी कि अगर फोर्स कुछ है ही नहीं, नेट फोर्स वैसे फोर्स लग रहा है, इंडिविजुअल फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है 2, और जितना यहाँ लग रहा है उतना ही इसके अपोजिट लग रहा है, लेकिन नेट निकाल के ये 0 आ रहा है। तो जो बैलेंस फोर्स होते हैं उनका नेट कितना आता है? 0 फोर्स। तो 0 फोर्स है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, जैसा है वहीं रहेगा, तो स्टेट चेंज नहीं हो रही ना, तो इसलिए ये किस कारण से हो रहा है? ड्यू टू बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, अब मोमेंटम का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। पर है तो ऊपर -1 लगाओ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस -1 की जगह ऐसे अपॉन लगा दिया करो, तो kg मीटर अपॉन सेकंड। तो या तो अगर ये अपॉन नहीं लगा तो -1 पावर लगाते हैं, या फिर m/s लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, है ना। तो kg मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है मोमेंटम की, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है।
इफ़ मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज़ m देन द मास ऑन मून ऑफ इस ऑब्जेक्ट विल बी। अब आपने पढ़ा होगा कि मून में तो जो होता है ना वो 1/6 हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा है ना। लेकिन देखो ध्यान से देखो, ये मास है, वेट नहीं है। अगर ये वेट होता तब तो 1/6 हो जाता मून में, बट यहाँ पे यानी अगर ये मास की जगह वेट लिखा होता ना तब तो m/6 हो जाता। मून में कितना हो जाता 1/6 ऑफ अर्थ, बट ये मास है। अब आपको पता है ना मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास जो होता है वो चेंज नहीं होता, कहीं भी चले जाओ मास वैसा ही रहेगा, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। जबकि जो वेट है ना वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया अभी था, वेट होता है mg, तो यहाँ पे g पे डिपेंड करता है। तो वेट तो चेंज हो जाता है अलग अलग जगह पे। जैसे अर्थ पे अगर वेट तुम्हारा w है, अर्थ पे वेट कितना है w है, तो मून पे कितना हो जाएगा उसका 1/6, w का 1/6, ठीक है। जितना भी अर्थ पे होगा उसका 1/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मास है तो मास तो डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी पे, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यानी वो हर जगह पे सेम रहेगा। तो इसलिए अगर मून पे जितना मास है तो उतना ही अर्थ पे होगा। अर्थ पे कितना था m था, तो मून पे भी m मास ही रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगर हाँ वेट होता तो 1/6 हो जाता पुराने वाले का, ठीक है। तो यानी कि अभी तो मास है तो मास तो चेंज नहीं होता, तो मास तो हर जगह पे सेम है, तो m ही आएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, इसकी हिंदी में देख लेते हैं पहले। किस कोशिकांग के पास अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हृदय में कौन सी पेशी युद्ध तक पाई जाती है, कार्डियक पेशी, बी ऑप्शन। कौन सदिश राशि है, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो विस्थापन, सी ऑप्शन है इसका आंसर। जो लगे है वो सारे सही नहीं है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है, तो अगर वृत्तीय पथ है और एक समान गति है तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, डी ऑप्शन। अगर वृत्तीय गति नहीं होता ना तब तो आप एक समान गति बोलते, बट वृत्तीय भी लिखा और एक समान भी, तो ये आंसर आएगा इसका। रस्साकसी में अगर दोनों टीमें रस्सी पर बल लगाती है लेकिन रस्सी किसी भी तरफ नहीं चलती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि संतुलित बल लग रहा होता है, ए ऑप्शन। संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकंड। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तो उसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता, तो जितना पृथ्वी पे होगा उतना ही चंद्रमा पे भी होगा m। हाँ अगर ये m की जगह वेट होता तब वेट 1/6 हो जाता, तब आंसर वेट w/6 होता। बट अभी तो ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान m पृथ्वी पे है तो अर्थ पे मून पे भी उतना ही होगा, m होगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मैं कम से कम 200 लाइक एक्सपेक्ट करती हूँ, तो ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी से जल्दी आपके लिए बनाया जा सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ऑब्जेक्ट का मास m है, मोमेंटम p है, काइनेटिक एनर्जी k है, तो कौन सा करेक्ट है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी k और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी, देखो सारे फॉर्मूले में k है ना इधर, तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके चलूँगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, हाफ mv², ये तो सबको आता है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। जबकि मोमेंटम आपका क्या होता है, mv होता है। तो मेरे को दिख रहा है mv यहाँ भी है, तो मैं इसे ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, mv और ये v² है, तो एक v को मैंने सेपरेट कर लिया, mv को अलग कर दिया और एक v जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ आ गया। अब mv की जगह क्या पुट कर दिया, p, क्योंकि p mv होता है, तो इसकी जगह हमने p पुट किया और ये एज इट इज़। तो ये वाला ऑप्शन कहीं पे है, k = pv/2, बी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। k यहाँ p क्यों नहीं निकाला हमने, p से भी तो कर सकते थे इसको, यहाँ p रख के यहाँ p का फॉर्मूला लेके हम k की फॉर्म में ले आते, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन में k आ गए हैं तो इसलिए हमने k का फॉर्मूला लेके चले गए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाफ pv। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होगी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, कि पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी कि पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स होगी। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी घटते हुए चली जाती है, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट होती है एनर्जी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटती है। तो अगर तुमने स्पीड को डबल किया है तो स्पीड से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। काइनेटिक एनर्जी की तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी तो शेप के कारण जो एनर्जी होती है, हाइट के कारण जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्योंकि स्पीड को बड़ा चेंज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है,
हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब आप न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी निकालो जिसमें आपने वी को वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो यहाँ पे वी की जगह डबल वी लिख दो और स्क्वायर तो एज इट इज़ लग जाएगा। अब ये देखो 2 2 जा 4, ये 4 जो है एक्स्ट्रा नंबर आ गया, बाकी सारा फॉर्मूला तो वो ये हाफ एम वी स्क्वायर, सिर्फ ये जो 2 2 जा 4 है इसको मैंने सेपरेट कर लिया और ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ बना दिया। तो ये पूरा फॉर्मूला के, ये पुराने वाला के का था, तो जो नया के है वो पुराने वाले के का 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो ये सारा तो पुराने वाला के है ना, तो कितना टाइम्स हो गया, 4 एक्स्ट्रा आया ना, 2 2 जा 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि वी पे स्क्वायर है तो अगर इसे डबल करो तो ये डबल नहीं होगी, इसका डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ आया? तो 4 टाइम्स ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर स्पीड बढ़ाते हो डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगी, बी ऑप्शन। एजर्शन रीजन पे आते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इसको, कि मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा ये केमिकल रिएक्शन में। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन कहता है एटॉमिक मास मेजर्ड इन mg, मिलीग्राम में कोई एटॉमिक मास मेजर करते हैं, नो, ये तो AMU में मेजर करते हैं, इसकी जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU होती है। तो ये रीजन गलत है, एजर्शन सही है, रीजन गलत है, एजर्शन सही है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी प्लांट्स में स्क्लेरेंकाइमा के कारण होती है। तो देखो स्क्लेरेंकाइमा के कारण नहीं होती फ्लैक्सिबिलिटी, तो कॉलेनकाइमा के कारण होती है, तो ये एजर्शन गलत है आपका। और मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, क्या स्क्लेरेंकाइमा से प्लांट हार्ड और स्टिफ होता है? यस, ये ठीक है। तो रीज़न ठीक है बट एजर्शन गलत है, क्योंकि जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है वो कोलेनकाइमा की होती है, तो स्क्लेरेंकाइमा की नहीं होती है, तो इसलिए एजर्शन गलत है। बट स्क्लेरेंकाइमा प्लांट को हार्ड और स्टिफ करता है, ये ठीक है आपका। तो एजर्शन गलत है, रीज़न ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 देखते हैं, बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बैलेंस फोर्स जो होते हैं ना, जब हम एक फोर्स तो इस साइड लगाते हैं और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जितना अगर +2 का इधर है तो -2 का इधर उसके अपोजिट लगता है, यानी कि दोनों इक्वल फोर्सेज है बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये जब लगते हैं ना तो इनका जो नेट आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये 0 आता है। तो अगर ये 0 आ रहा है तो यानी कि ये स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या है? इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन एंड नेट कितना आता है? 0 आता है। तो अगर 0 नेट है तो ये यानी कि स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यानी ये कह रहा है डज नॉट स्टेट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट, कि ये चेंज ऑफ स्टेट को चेंज नहीं करते। तो यस, ठीक कह रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस चेंज नहीं करते ना स्टेट को, तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रीजन कह रहा है बैलेंस फोर्स अनइक्वल होते हैं, नो, इक्वल होते हैं, अनइक्वल थोड़ी ना होते। बैलेंस फोर्स तो जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगता है, तो इक्वल होते हैं, अनइक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न गलत है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ना अनइक्वल की जगह इक्वल लिखा होता तो ये एक्चुअल में एजर्शन भी ठीक होता, रीज़न भी ठीक होता और एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता, तब इसका आंसर ए होता। बट अभी यहाँ पे अनइक्वल बोल दिया तो इसलिए अनइक्वल वाला सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। बैलेंस फोर्सेस इक्वल फोर्सेस है और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो रीज़न गलत है, तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वीड्स रिमूवल फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। तो जो वीड रिमूवल होता है, अगर किसी कल्टिवेटेड फील्ड से हम वीड्स को हटाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को, तो अर्ली स्टेजेस में ही हटा दें अगर हम, तो अच्छी हार्वेस्ट हो सकती है, अच्छी फसल हो सकती है। यस, ट्रू, एजर्शन ठीक है आपका। तो एजर्शन ठीक है आपका। रीज़न देखते हैं, जेंथियम एक वीड है, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, जेंथियम वीड है, यस ये भी ठीक है आपका। बट दोनों ठीक है, एक दूसरे का कनेक्शन मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो जेंथियम एक वीड है, यस ये ठीक है। तो इसलिए जब दोनोर ठीक होते हैं तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वीड्स और भी है, एग्जाम्पल ऑफ वीड्स और भी है, तो याद कर लेना, लाइक पेरेंथियम, साइपरनीस वीड्स, ये सब वीड्स के नाम है। ठीक है, इसके अलावा जेंथियम तो है ही, तो वीड्स के नाम भी याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन 15, मास एम है, संवेग पी है, गतिज ऊर्जा की है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, के = PV/2। चाल दुगनी होगी तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, बी ऑप्शन है इसका। एजर्शन रीजन अभी मैंने बता दिया आपको, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न ही सृजन होता है ना ही नष्ट, ये ठीक है, बट ये गलत है, mg में नहीं होता, AMU में होता है, तो एजर्शन सी, रीजन गलत। तो इसका आंसर मैंने अभी बताया था आपको, 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा और 20 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट सेक्शन बी को और करा देती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको सेक्शन सी और डी भी मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी कवर करूँ। एंड नए हो चैनल पे तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सेक्शन बी पे आते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज और कौन सा फिजिकल। तो जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो केमिकल चेंज है। तो बर्निंग जो है किसी भी चीज़ का वो केमिकल चेंज होता है क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हुई तो वो पानी में आ जाएगी और पानी से दोबारा आइस भी तो बन सकती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई नए सब्सटेंस थोड़ी ना बन रहे, नो न्यू सब्सटेंसेस अगर नहीं बन रहे हैं तो यानी ये फिजिकल चेंज है। किसी भी चीज़ की मेल्टिंग हो, कटिंग हो, या फिर जब आप खींचते हो वायर को, है ना, ड्राइंग ए वायर, या फिर किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हो तो वो सब फिजिकल चेंज होते हैं। बट किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो या फिर आप मतलब कोई केमिकल चेंज कर रहे हो, जब कोई नए सब्सटेंसेस बन जाए तो वो केमिकल चेंज होते हैं, और जब कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनते तो वो फिजिकल चेंज होते हैं। वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली मतलब ये कुछ को आने देती है बाहर, कुछ को अंदर जाने देती है, कुछ को बाहर आने देती है। तो क्योंकि ये रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि चाहे किसी को सेल के अंदर ही रखती है और किसी को चाहे तो बाहर भी निकाल सकती है। तो ये अपनी खुद सेलेक्ट करती है कि किसको इन करे किसको आउट करे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को सेल में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों? तो ये तो इतनी बार बता रखा है आपको, लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर था इफ़ सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल खराब हो जाए तो अगर देन वन ऑफ द लाइजोसोम बर्स्ट, तो सेल के डैमेज होने से लाइजोसोम क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और इससे क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो जाते हैं, और जो रिलीज एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट अपने ही सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, एंड इस तरीके से सेल डाई हो जाती है और हमारी डेथ भी हो सकती है ना। तो ये हमारा मतलब, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे आते हैं। वाई इज ब्लड कंसीडर्ड ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? तो ब्लड की कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, कनेक्ट करना ऑल सिस्टम्स को, बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये कनेक्ट कर रहा है सिस्टम्स ऑफ बॉडी को, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं ब्लड को। एंड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को वन पार्ट टू अदर, तो इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स। ये तो मैंने अभी इतनी बार बता दिया आपको, बैलेंस फोर्स जो बोला है ना उसका उल्टा लिख दो, अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, फोर्सेज दैट आर नॉट इक्वल, जबकि बैलेंस्ड में क्या लिखना होता है, इक्वल, यहाँ पे लिखना है नॉट इक्वल। तो वो फोर्सेज जो नॉट इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, और क्या पता वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हो और क्या पता वो अलग डायरेक्शन में लग रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मैंने अभी बैलेंस फोर्स में तो आपको बताया था कि +2 यहाँ है तो इधर -2 लगता है, यानी सेम फोर्स लगना चाहिए इधर भी और इधर भी। तो जो इसका एफ नेट आता है बैलेंस फोर्स का वो 0 आता है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा अनबैलेंस फोर्स है तो वो इक्वल तो होगा नहीं। तो मान लो यहाँ पे आपने 5 का फोर्स लगाया, तो इसके दूसरी साइड मान लो मैंने 3 का फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये 5 का इधर गया और 3 का तो माइनस की साइड गया, तो 5 - 3 नेट 2 आया, 0 थोड़ी ना आया। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा, 5 इधर लगा 3 इधर लगा, तो नेट आपका 2 आया। क्या पता ये सेम डायरेक्शन में भी लग जाए, मैंने पहले 5 इधर लगाया फिर इसी को और एक और फोर्स लगा दिया 2 का। तो अब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7। तो यानी एफ नेट इनका ना 0 नहीं आएगा कभी भी। जो अनबैलेंस फोर्स होता है इनका एफ नेट कभी 0 नहीं आता, जबकि जो नेट 0 आ रहा है अगर किसी फोर्स का, जब दोनों सेम फोर्सेज होंगे उनका एफ नेट तो 0 ही आएगा ना। तो ये बैलेंस फोर्स है, जबकि ये दोनों केस अनबैलेंस फोर्स के होंगे। क्लियर? तो फोर्सेस जो इक्वल ना हो मैग्नीट्यूड में, क्या पता सेम डायरेक्शन में हो, क्या पता ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सेम नहीं ली, यहाँ पे मैंने सेम डायरेक्शन ली तो ये जुड़ गए। अपोजिट डायरेक्शन ली बट मैग्नीट्यूड अलग अलग लिया तो ये माइनस हो गए, है ना। तो इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो नेट फोर्स जो होता है अनबैलेंस फोर्स का वो 0 नहीं होता। तो बैलेंस फोर्स इसमें क्या लिख रहे थे आप, यहाँ पे नॉट नहीं लिखना होता बैलेंस्ड में, फोर्स दैट आर इक्वल, तो यहाँ पे नॉट लिख दो अनबैलेंस्ड में। उसके अलावा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं बैलेंस फोर्स, जबकि ये सेम डायरेक्शन में भी लग सकते हैं और नहीं भी लग सकते। नेट फोर्स इनका 0 होता है, उसका 0 होता है, इसका 0 नहीं होता, नॉट इक्वल, ठीक है। दे चेंज स्टेट, क्योंकि उसका 0 था एफ नेट तो वो स्टेट को चेंज कर नहीं करते थे, जबकि ये स्टेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ला रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट बैलेंस फोर्स का आपको उल्टा लिखना है।
अनबैलेंस फोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। साउंड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे लाउडनेस डिसाइड होगी और पिच डिसाइड होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक 5 होते हैं किसी भी साउंड के, ये मैंने आपको सिखा रखा था। एक तो होता है साउंड की फ्रीक्वेंसी, एक होता है साउंड का एम्पलीट्यूड, एक होता है साउंड का वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ। इसके अलावा साउंड के अंदर क्या होती है, साउंड के अंदर टाइम पीरियड होता है, उसका टाइम पीरियड, है ना। और एक इससे होती है साउंड की स्पीड, वेलोसिटी, वी। और वी और इसमें मैंने कुछ रिलेशन बताया, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है वी। तो ये साउंड के करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसमें से लाउडनेस कौन सा करेक्टरिस्टिक में आता है, एम्पलीट्यूड में। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज़्यादा होती है। पिच जो होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक की लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, पिच किस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ थंडरस्टॉर्म इज हर्ड 5 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। ये आपने पढ़ा होगा कि लाइटनिंग जो होती है पहले आती है, साउंड बाद में आता है ना। नहीं, साउंड प्रोड्यूस बाय थंडरस्टॉर्म इज हियर 5 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग इज सीन। इस लाइट की स्पीड क्या होती है, साउंड से ज़्यादा होती है। तो पहले लाइट दिखती है फिर साउंड सुनाई देता है, यही तो होता है। तो इन्होंने बोला साउंड जो है 5 सेकेंड बाद सुनाई दिया लाइटनिंग के बाद। तो टाइम दिया साउंड का आपको 5 सेकेंड, और पूछा है कितना डिस्टेंस होगा थंडर क्लाउड का, मतलब कितनी डिस्टेंस पे होगा वो। स्पीड ऑफ साउंड आपको 340 मीटर पर सेकेंड दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइटनिंग पहले क्यों दिखती है, साउंड पहले क्यों नहीं दिखता, साउंड बाद में दिखा सुनाई देता है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है साउंड से, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो न्यूमेरिकल है। तो टाइम आपको दिया है साउंड के थंडर का 5 सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड आपको दे भी रखी है क्वेश्चन में 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और टाइम दिया तो डिस्टेंस आप निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला तो सबको आता है ना, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में दिया है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम भी सेकेंड में दिया है तो एसआई यूनिट में ही दिया है दोनों चीज़ें, तो एज इट इज़ रख दो। तो ये एसआई यूनिट में, डिस्टेंस आ जाएगी मीटर में। बट यहाँ 3 नंबर के बाद अगर मैं पॉइंट लगा दूँ, डिवाइड कर दूँ 1000 से, तो किलोमीटर में चेंज होगा। तो 1.7 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। किस किस बच्चे का ये आंसर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स जिनका डीएनए मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू, और ये एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल ब्रिंजल को, मस्टर्ड को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। ये किसके थ्रू करते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जो मेथड्स होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इन सब के थ्रू क्या किया जाता है, डीएनए चेंज किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। तो इससे अलग अलग किस्में आती है ब्रिंजल की, मस्टर्ड की। तो इनको हम मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ओके, तो किस किस का कैसा गया एग्जाम, कितने आंसर ठीक है, सेक्शन ए में कितने ठीक है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सेक्शन सी को हम, डी को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कम से कम 200 लाइक्स तो दीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करूँ। एंड वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आया था, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए वो उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा प्लेलिस्ट को देख लेना, साइंस की, मैथ्स की, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सबके आंसर्स। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, एंड चाहिए तो लाइक दीजिए कम से कम 200। और एग्ज़ाम कैसा गया ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारा एग्ज़ाम मैंने जितना कराया था उसमें से ही आया था।